वो है लॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आपकी बुक में इसका जो नाम है वो मेंशन है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो मैं वो नाम भी मेंशन कर देता हूँ। तो क्या नाम है इस टॉपिक का? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी अकॉर्डिंग टू बुक, लेकिन यहाँ पर मैंने मेंशन किया लॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। दोनों रिलेटेबल टॉपिक्स हैं। लॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि लॉज का मतलब होता है कम हो जाना, खो जाना। ऑफ बायोडाइवर्सिटी आपको पता है जानदारों की वैरायटी को बोला जाता है, तो जानदारों की वैरायटी का कम हो जाना इसको हम बोलते हैं लॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। द रिडक्शन और डिक्रीजिंग ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जानदारों की वैरायटी का कम हो जाना या उनकी तादाद का कम हो जाना इसको हम बोलते हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो जानदारों की तादाद कम हो जाना यानी जानदारों का मरना शुरू हो जाना, तो बेसिकली इसको ही हम बायोडाइवर्सिटी की कमी या बायोडाइवर्सिटी का लॉस होना कहते हैं। अब जानदार मरते हैं तो सबसे पहले 3 स्टेजेस में ये काम होता है। तो सबसे पहली स्टेज होती है जिसमें हम जानदारों की जो वैरायटी अगर कम होना शुरू हो जाए तो उसको हम बोलते हैं थ्रेटन्ड स्पीशीज़। तो ऐसी स्पीशीज़ जो पहली स्टेज पर होती है उनको थ्रेटन्ड स्पीशीज़ बोलते हैं। थ्रेटन्ड स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती हैं जिनके बारे में ये चांसेस होते हैं कि इनकी वैरायटी अब कम होना शुरू हो जाएगी, तो इस तरह के जानदारों को हम थ्रेटन्ड स्पीशीज़ का नाम देते हैं। तो सेकंड स्टेज होती है इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऐसी स्पीशीज़ होती है जिनके बारे में कहा जाता है कि आने वाले वक्त में ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे। और स्टेज 3 में एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ होती हैं, और ये वो स्पीशीज़ होती है जिनके बारे में कहा जाता है कि ये अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। तो ये 3 स्टेजेस होती हैं। तो 3 स्टेजेस में बायोडाइवर्सिटी जो है वो ख़त्म होती है। तो इसी वजह से बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है, बायोडाइवर्सिटी को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो बायोडाइवर्सिटी को बचाना क्यों ज़रूरी है? बायोडाइवर्सिटी को बचाना इसलिए ज़रूरी है, तो हम यहाँ पर इस टॉपिक में पढ़ते हैं। चले हम एंड पर पढ़ लेंगे। बायोडाइवर्सिटी को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है तो ये हम एंड पर देखेंगे। अब बायोडाइवर्सिटी में जो कमी आ रही है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रहा है, स्पीशीज़ में कमी आ रही है, स्पीशीज़ मर रही है, क्यों मर रही है, इसकी डिफरेंट रीजंस हैं। तो अब हम उन डिफरेंट रीजंस को पढ़ते हैं, कौन कौन सी रीजंस हैं जिसकी वजह से जानदार मरते हैं या बायोडाइवर्सिटी में कमी आती है। तो डिफरेंट रीजंस है जैसे कि हैबिटेट लॉस, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज़, रिमूवल ऑफ स्पीशीज़, डिफॉरेस्टेशन, ओवर हंटिंग, पोल्यूशन, ओवर पॉपुलेशन, ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड क्लाइमेट चेंजेस। अब इन सारी चीज़ों को हम डिटेल से पढ़ेंगे, इन सारे टॉपिक्स को, इन सारी रीजंस को हम डिटेल से पढ़ेंगे कि ये रीजंस लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का कारण या वजह कैसे बनती है। तो रीजंस को हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहली हमारी जो रीज़न है वो है हैबिटेट लॉस, हैबिटेट का खो जाना। हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट वो जगह होती है जहाँ पर कोई जानदार रहता है, जो उसका मस्कन होता है, जहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी गुजारता है, उसको हैबिटेट बोला जाता है। तो हैबिटेट लॉस यानी हैबिटेट का छिन जाना। तो हैबिटेट का अगर जानदारों के हैबिटेट छिन जाए तो उनके मरने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो ये भी एक बड़ी वजह है जानदारों के मरने के लिए या उनकी बायोडाइवर्सिटी के कम होने के लिए। तो हैबिटेट लॉस इज़ द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के मरने की सबसे बड़ी वजह क्या है? हैबिटेट लॉस, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट जो रीज़न है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज़। किसी भी जगह पर नई स्पीशीज़ का एंटर करवाना या इंट्रोडक्शन करवा देना, ये भी हमारे पास एक बड़ी रीज़न है बायोडाइवर्सिटी की कमी की। द एडिशन ऑफ फॉरेन स्पीशीज़ टू एन एरिया इज़ कॉल्ड एज इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज़। किसी भी एरिया में नई स्पीशीज़ का इंट्रोड्यूस करवा देना उसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज़। तो इसकी वजह से भी जानदार मर जाता है। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं किसी एरिया में बिल्लियों की तादाद इंक्रीज़ कर दूँ तो उससे क्या होगा? चूहों की तादाद कम होना शुरू हो जाएगी। तो अब चूहों की डेथ की रीज़न कौन बना? बिल्लियों की तादाद का इंक्रीज़ करवा देना या बिल्लियों का नया इंट्रोडक्शन करवा देना। एट द एंड जब चूहे मर जाएंगे तो बिल्लियाँ भी मरना शुरू हो जाएंगी क्योंकि उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। तो एट द एंड बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा। एग्जाम्पल है हमारे पास यूकलिप्टस प्लांट्स की। यूकलिप्टस प्लांट्स जो है पाकिस्तान में नहीं पाए जाते, ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान में इनको इंपोर्ट किया जाता है या शिफ्ट किया जाता है, लेकिन ये पाकिस्तान में नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि ये कंज्यूम्स करते हैं बहुत ज़्यादा पानी, इनको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अगर इनको पाकिस्तान में लगाया जाएगा तो ये ज़मीन का वाटर टेबल डिस्टर्ब कर देंगे वाटर टेबल को। जब पानी का वाटर टेबल डिस्टर्ब हो जाएगा ज़मीन का, तो इससे जो इर्द गिर्द के पौधे होंगे उनकी ग्रोथ पर फ़र्क पड़ेगा। हार्म ग्रोथ ऑफ अदर प्लांट, दूसरे पौधों की ग्रोथ पर फ़र्क पड़ेगा और दूसरे यूकलिप्टस प्लांट्स पर भी फ़र्क पड़ेगा। दूसरे यूकलिप्टस प्लांट्स मर जाएंगे। तो इस तरह ये हमारे पास लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की वजह बनता है। नेक्स्ट जो रीज़न है वो है रिमूवल ऑफ स्पीशीज़।
रिमूवल ऑफ स्पीशीज़, जैसे कि हमारे पास किसी भी एरिया से किसी खास स्पीशीज़ को निकाल दिया जाए तो ये भी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की रीज़न बनता है। जैसे कि अगर मैं स्टार फिश जो है ये खाती है स्पेसिफिक जो थिंग होती है जिसको म्यूजल्स बोला जाता है, ये म्यूजल्स को खाती है। अगर हम किसी एरिया में से किसी सी में से सारी स्टार फिशेज़ को निकाल दें तो म्यूजल्स को खाने वाली कोई चीज़ नहीं बचेगी, तो म्यूजल्स की तादाद इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। म्यूजल्स जो है वो खुद छोटे छोटे जानदारों को खाते हैं। म्यूजल्स की तादाद चूँकि इंक्रीज़ हो जाएगी तो इन स्मॉल ऑर्गेनिजम्स की तादाद डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। तो यानी अगर स्टार फिश को भी रिमूव कर देंगे तो इससे हमारे पास बायोडाइवर्सिटी की मुतासिर होगी, बायोडाइवर्सिटी में कमी आना शुरू हो जाएगी। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है पोल्यूशन। नेक्स्ट जो रीज़न है वो है पोल्यूशन। पोल्यूशन आलूदगी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा लोगों की डेथ होने के चांसेस इंक्रीज़ होंगे, तो उतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी का लॉस इंक्रीज़ होगा। ओवर पॉपुलेशन, लोगों की तादाद इंक्रीज़ होगी तो उससे भी हमारे पास लोगों की डेथ होने के चांसेस इंक्रीज़ होगी, क्योंकि हमें ज़्यादा लोगों के लिए ज़्यादा जगह चाहिए होगी, तो हमारे पास इतनी जगह नहीं है, ज़्यादा कंडीशन नहीं है। क्लाइमेट चेंजेस, मौसमियाती तब्दीलियाँ, मौसम जैसे सैलाब वगैरह, तो ये भी लोगों की मौत की बड़ी वजह बनते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़, इंसान के अपने अफ़आल काफ़ी ज़्यादा जो कि इंसान की अपनी लॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी के रीज़न बन रहे हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि आज से 10,000 साल पहले इस दुनिया में सिर्फ 5 मिलियन लोग रहा करते थे और आज इस दुनिया में 700 लोग रहा करते हैं। इन सब लोगों के लिए हमें फूड की और हेल्थ की और नेसेसिटीज़ की ज़रूरत होती है। तो इनके लिए अब हम क्या करते हैं, हमारा ये माहौल इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ता है, या तो ये लोग माहौल का मुकाबला नहीं कर पाते तो मर जाते हैं, या फिर ये दूसरे जानदारों का हैबिटेट छीन कर उनको मारने का बायस बनते हैं। तो आपको पता होना चाहिए फॉर इन्फॉर्मेशन के एक दिन में 2,60,000 बच्चे पैदा होते हैं और एक मिनट में 180 बच्चे पैदा होते हैं। एंड लास्ट पर मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व ना किया गया, बायोडाइवर्सिटी के लॉस को ना बचाया गया, तो इसके क्या नुकसान आएंगे। इसके नुकसान ये होंगे कि हमारा जो इकोसिस्टम है वो अनस्टेबल हो जाएगा। अगर किसी भी चीज़ में से किसी भी चीज़ को निकाल दिया जाए तो वो एक अनस्टेबल हो जाए। अल्लाह ताला ने हमारे सारे निज़ाम को स्टेबल बनाया हुआ है कि बिल्ली चूहे खाएगी तो माहौल जो है वो स्टेबल रहेगा, बिल्ली मर जाएगी तो चूहों की तादाद बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो ये एक अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, तो हमारा माहौल अनस्टेबल हो जाएगा। तो अगर माहौल अनस्टेबल हो जाएगा तो पूरी दुनिया का जो इकोसिस्टम है वो भी अनस्टेबल हो जाएगा, या हम उसको कह सकते हैं वो कोलैप्स कर जाता है। इसके रीज़न आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये हमारी ज़मीन है, ये हमारी ज़मीन है, और हमारी ज़मीन के गिर्द आपको पता है क्या होता है, ओजोन पाई जाती है। और ओजोन का काम क्या होता है, सूरज से आने वाली हार्मफुल रेडिएशंस को बचाना ज़मीन। मैं इधर दोबारा से डायग्राम बना लेता हूँ। ये हमारी ज़मीन है और ज़मीन के गिर्द मौजूद होती है ओजोन, और ओजोन का काम क्या होता है, सूरज से आने वाली हार्मफुल रेडिएशन से हमारी ज़मीन को बचाना। तो अगर अंटार्कटिका में ओजोन होल क्रिएट हो जाए, एक ऐसा होल क्रिएट हो जाए जहाँ से ओजोन जो है वो ज़मीन में आना शुरू हो जाए, जैसे ये होल क्रिएट हो गया, अब जो सूरज की गंदी रेडिएशन है या बुरी रेडिएशन है वो ज़मीन में आ सकेंगी, कि जैसे कि मैं सूरज की ये रेडिएशन शो कर रहा हूँ, अब ये ज़मीन में आ गई है। आपको एक और चीज़ का पता होना चाहिए कि ज़मीन के गिर्द एक और चीज़ होती है जिसको ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला जाता है। इस ग्रीन हाउस इफेक्ट से सूरज की वो रोशनी जो एक बार ज़मीन में आ जाती है वो कभी बाहर नहीं जा सकती। तो ये जो अब सूरज की जो गंदी रेडिएशन या बुरी रेडिएशन आ गई है, ये अब हमेशा ज़मीन के एटमॉस्फेयर में घूमती फिरती रहेंगी। तो मसला कहाँ हुआ, अनस्टेबिलिटी कहाँ पे आई, अंटार्कटिका में। लेकिन ख़राब क्या हुआ, पूरी दुनिया का माहौल ख़राब हो गया। तो इससे क्या हुआ, पूरी दुनिया का इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन की जाए, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की जाए। तो गाइज़ मैं यहाँ पर इस नेक्स्ट में हम इन स्टेजेस को स्टडी करेंगे इस वीडियो को में, और हम यहाँ पर कुछ रीजन जैसे कि डिफॉरेस्टेशन है और ओवर हंटिंग है, इनको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है दरख्त काटना, और ओवर हंटिंग का मतलब होता है, ओवर हंटिंग का मतलब ये होता है कि जानवरों का शिकार करना। इनको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल से पढ़ेंगे, और अभी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इंडेंजर्ड स्पीशीज़ और एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ को डिटेल से पढ़ेंगे। मैं इस वीडियो को यहाँ पर एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।